नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर के इस खास कार्यक्रम यानी बिहार स्पेशल चर्चा में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में किस वजह से हड़कंप मचा हुआ है और इस हड़कंप ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी है, इन सारी परिस्थितियों पर आज डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के दरमियान वो बात भी निकल कर सामने आएगी कि जो बात, जिस तरह की अघोषित शर्त कल श्रवण कुमार कांग्रेस के सामने रखते हुए दिख रहे थे, नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, अब वही बोल वही भाषा प्रशांत किशोर क्यों बोल रहे हैं? आखिर ये चल क्या रहा है कि गठबंधन किसी का किसी के साथ है, जदयू का भाजपा के साथ है, लेकिन मुद्दों का गठबंधन कांग्रेस के साथ दिख रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनका गठबंधन तो बिहार की जनता के साथ है। तो इस तरह के गठबंधन के दौर में उलझी हुई सियासत के बीच सियासत को उलझाकर अपनी सियासी रोटी को सबसे ज्यादा सेकने वाले जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार क्या इस परिस्थिति को एक आदर्श परिस्थिति के रूप में लेकर तो नहीं जा रहे हैं? या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा कि बिहार की राजनीति में, जो बिहार की राजनीति जितनी उलझती है नीतीश कुमार के लिए उतनी ही ज्यादा सुविधा होती है, कहीं ये दांव इस बार उल्टा तो नहीं पड़ रहा है? खेल क्या चल रहा है बिहार में और कांग्रेस क्यों मूक दर्शक बनी हुई है? राष्ट्रीय जनता दल मूक दर्शक की भूमिका सामने से, लेकिन अंदर से कौन सी भूमिका निभा रही है? इन तमाम परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर और देश की राजनीतिक गतिविधियों पर पल पल की खबर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, ऋषि मिश्रा की नमस्कार। पहचान जब हम दर्शकों को कराते हैं तो लोगों को ये जरूर यकीन होता है कि चाहे दिल्ली में 24 अकबर रोड हो या फिर अशोका रोड, अब तो खैर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा मुख्यालय चला गया, या पटना में वीरचंद पटेल पथ पर जितने भी दफ्तर हैं अलग अलग पार्टियों के, ऋषि मिश्रा के मोबाइल फोन में पेगासस है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ऋषि मिश्रा के मोबाइल फोन और ऋषि मिश्रा के पास जितने भी बातचीत करने वाले ऐप हैं, ये परमानेंट अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े रहते हैं। और बड़ी खबर का मतलब ही है खासकर बिहार के बारे में कि ऋषि मिश्रा, ये बताइए, दो नेताओं के करीबियों की छटनी की गई है जिससे जनता दल यूनाइटेड में हड़कंप है, और ये दोनों नेता फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंक्लाइंड बताए जाते हैं, झुके हुए बताए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पार्टी को तोड़कर भाजपा के साथ जाने वाले हैं, लेकिन भाजपा के साथ नीतीश कुमार बने रहे, इस विचार के हिमायती माने जाते हैं दोनों नेता। और इन दोनों नेताओं की स्थिति ये है कि इनके समर्थकों को भी दरकिनार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ सार्वजनिक समारोहों में इनकी उपस्थिति भी अब न के बराबर दिख रही है। और भूजा पार्टी से तो एक भूजा पार्टी में थे और एक कभी भूजा पार्टी में नहीं थे, लेकिन उनके रिश्ते इन सबसे पुराने थे और देखिए दोनों के आपने भी करीबी किस परिस्थिति में किनारे किए गए हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों की, है कौन दोनों देखिए और आप हालात क्या है? देखिए आपने आपने बिल्कुल सही कहा। जेडीयू की जो नई सूची आई है, जेडीयू के संगठन में जो नीतीश कुमार ने फेरबदल किया है, यदि आप उस सूची पे गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि जो ललन सिंह के तमाम जो वफादार थे, जो ललन सिंह की जो जब ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो टीम बनाई थी, उन तमाम लोगों को नई जो सूची आई है, नई जो टीम बनी है, उससे आउट कर दिया गया है। और खासकर उन लोगों को जो ललन सिंह के काफी करीबी रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार के रिश्तेदार भी हैं और ललन सिंह के रिश्तेदार तो नीतीश कुमार के हैं, लेकिन करीबी ललन सिंह के हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि जब नीतीश कुमार से ललन सिंह के संबंध खराब हुए और एक जमाने में वो कांग्रेस के हेलीकॉप्टर से घुमा करते थे और नीतीश कुमार पर प्रहार करते थे, कहते थे कि पेट में दांत है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। और उस समय नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में जो व्यक्ति समझौता कराया, आज उसको भी सूची से बाहर कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं। मैं दो तीन नाम बता देता हूं, जैसे मंजीत सिंह है, हाँ, लेकिन वो तो नीतीश कुमार के, देखिए मंजीत बाबू की स्थिति है, वो तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनके पिताजी को भी नीतीश कुमार को बहुत मानते थे। देखिए मैं आपके बात से सहमत हूँ। मंजीत सिंह जब जेडीयू छोड़ के गए थे
तो उनको फिर से जेडीयू में जब वापसी कराई गई तो उसमें नीतीश कुमार का बड़ा रोल रहा है। लेकिन मंजीत सिंह ललन सिंह के भी करीबी हैं और मंजीत सिंह को टीम से बाहर कर दिया गया है, सुनील कुमार को बाहर कर दिया गया है, अंजनी कुमार जो लखीसराय के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको बाहर कर दिया गया है। ये तमाम जो नेता हैं, सूची यदि आप उस सूची को पर गौर फरमाएंगे तो तमाम ललन सिंह के जो तमाम जो वफादार थे, करीब 23 से 25 नेताओं को जो नई जो कार्यकारिणी बनी है उससे बाहर कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो भूजा पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री भी हैं, अशोक चौधरी, उनके भी तमाम समर्थकों को नई कार्यकारिणी में जगह नहीं दिया गया है, उनको टीम से बाहर कर दिया गया है। तो दो नेताओं पे गाज गिरा है, एक ललन सिंह, दूसरा अशोक चौधरी। इनके तमाम समर्थक, इनके तमाम पसंद के नेताओं को नई सूची में, नई टीम में जगह नहीं दी गई है। तो इससे कहीं न कहीं जेडीयू में अंदर खाने जो है एक रोष है। और मैं आपको एक बड़ी अपडेट बता दूं, आज से 3 से 4 दिन पहले ललन सिंह का अशोक चौधरी से मुलाकात हुआ है। मैं स्पष्ट कर दूं, अशोक चौधरी ललन सिंह के आवास पे गए थे और दोनों नेताओं के बीच में करीब 1 घंटे से अधिक बंद कमरे में एक चीज बताइए ऋषि जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया जा रहा था तो पटना में एक सम्मेलन करा रहे थे अशोक चौधरी, और उसको लेकर कहा गया कि दोनों के बीच काफी विवाद उत्पन्न हो गए हैं। ये खबर चारों तरफ थी, लेकिन कौन सी परिस्थिति बन गई जिसमें आप कह रहे हैं कि दोनों लोग फिर करीब हो गए? आपको याद होगा, मैं उससे भी पीछे लेके चलता हूं। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में शेखपुरा के राजनीति में जिस प्रकार से अशोक चौधरी उस समय हस्तक्षेप कर रहे थे, कांग्रेस से आए हुए एक विधायक को लेकर, कांग्रेस से आए हुए एक विधायक जो जेडीयू में शामिल हुए, शेखपुरा से विधायक थे शायद इस बार जीते, चुनाव जीते हैं या नहीं जीते हैं, इस पर आप गौर फरमाइएगा। सुदर्शन कुमार, तो उसको लेकर अशोक चौधरी और ललन सिंह में किस प्रकार से झगड़ा हुआ था जेडीयू कार्यालय में, कहा यह जाता है, प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे थे उस समय कि दोनों में इतना हॉट टॉक हो गया कि लगा जैसे हाथापाई अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में, बीच बचाव किया। और आज जब इन दो नेताओं के समर्थकों को नीतीश कुमार ने नई टीम से बाहर कर दिया गया है, तो आप समझ जाइए उससे ठीक 2-3 दिन पहले, क्योंकि इन नेताओं को भनक लग गया था कि इनके जो समर्थक हैं इन पे कार्रवाई होने जा रही है, इनको पैदल किया जा रहा है। तो विश्वास सूत्रों के आधार पर बता रहा हूं कि अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच 1 घंटे बंद कमरे में बैठक हुई है पटना में। और ये जो सूची तैयार किए हैं उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका नाम बता दूं, एक तो खुद नीतीश कुमार इस पे खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, संजय झा और उमेश कुशवाहा। और उमेश कुशवाहा ने ललन सिंह से एक पूरा बदला लिया है। आप कहेंगे क्या? तो उमेश कुशवाहा को प्रॉमिस किया गया था कि आपको एमएलसी जो विधान परिषद में भेजा जाएगा। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उमेश कुशवाहा के स्थान पे भगवान सिंह कुशवाहा को भेजा गया था। यानी भगवान सिंह कुशवाहा जिस सीट पे विधान परिषद गए वह सीट उमेश कुशवाहा को प्रॉमिस किया गया था। और इस खेल में ललन सिंह इन्वॉल्व थे। ललन सिंह नीतीश कुमार को कन्विंस करने में सफल रहे कि उमेश कुशवाहा के स्थान पे यदि आप भगवान सिंह कुशवाहा को भेजते हैं तो पार्टी को अधिक फायदा होगा। और जो आज सूची बनी है, कल जो सूची आप लोगों के सामने आया होगा, पब्लिक डोमेन में आया होगा, उस सूची बनाने में नीतीश कुमार, संजय झा, मनीष वर्मा और उमेश कुशवाहा का रोल रहा है। तो उमेश कुशवाहा ने भी ललन सिंह से बदला ले लिया। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह के तमाम समर्थकों को नई टीम से पार कर दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी का इन दिनों बीजेपी से रिश्ता बेहतर होते जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार नाराज थे। और नीतीश कुमार ने इसलिए इन दो नेताओं
के जो प्रभाव हैं उसको कम करने का प्रयास किया है। जी एक चीज जो ऋषि जी आप कह रहे हैं, सीधा सवाल मैं बिना किसी लाग लपेट के आपसे पूछ रहा हूं। जैसे जनता दल यूनाइटेड में एक युग था, ललन सिंह और अशोक चौधरी युग। नीतीश कुमार संगठनात्मक मामले से खुद को विड्रॉ कर चुके थे काफी हद तक, और आरसीपी सिंह से भरोसा उठता जा रहा था, तो उस युग को कहा गया ललन सिंह अशोक चौधरी युग। अब क्या इस बात को मान लिया जाए कि नीतीश कुमार की सदारत में, उन्हें खुद अध्यक्ष बनने के बाद, अब सरयू राय मनीष वर्मा युग शुरू हो चुका है? देखिए, नीतीश कुमार, मैंने कल भी आपसे कहा था, नीतीश कुमार का जो गुप्तचर एजेंसी है वो, उसके सामने में अमेरिका का भी जो गुप्तचर एजेंसी फेल है। और नीतीश कुमार को जैसे ही किसी नेता के बारे में ये भनक लगता है, खासकर बीजेपी को लेकर, कि हमारे कुछ जो नेता हैं उनका इन दिनों बीजेपी से संबंध बेहतर होते जा रहा है, बीजेपी के गोद में बैठना चाहते हैं, गोद में बैठने से पहले ही उनके प्रभाव को, उनके पार्टी में दखल को वो कम कर देते हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, चाहे वो ललन बाबू हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, या तमाम ऐसे नेताओं को आप देख लीजिए जिनका संबंध बीजेपी से बेहतर हुआ है, उसके साइज को जरूर उन्होंने पॉलिटिकली कट कर दिया है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, राजनीति में वफादारी तब तक रहती है जब तक शीर्ष लीडरशिप से एक बड़ा गैप उन नेताओं का होता है जो शीर्ष लीडरशिप के आसपास आना चाहते हैं। और बिहार के राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं। रंजन यादव, मैं बार बार कहता हूं दर्शकों को कि रंजन यादव एक जमाने में नीतीश के पैरेलल हो गए थे राजद में, और ऐसी संभावना थी कि लालू यादव जेल जाएंगे तो पार्टी का बागडोर रंजन यादव के हाथों में होगा, लेकिन उससे पहले लालू यादव ने खेल कर दिया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो नीतीश कुमार इस प्रबंधन में मैं समझता हूं कि लालू यादव से बेहतर है। इस प्रबंधन में तमाम बिहार के उन सियासतदानों से बेहतर है कि यदि कोई नेता अपना आकार इस प्रकार से बना लेता है, अपना प्रभाव इस प्रकार से बना लेता है कि फ्यूचर में यदि कोई वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना चाहेंगे जेडीयू के साथ, उससे पहले ही उनका जो पॉलिटिकल साइज है वो कट कर दिया जाता है। आप समझिए, यदि आप ये गॉसिप, ये मान लीजिए गॉसिप ही हो, लेकिन गॉसिप तो है नहीं, क्योंकि आप सूची देख लीजिए, तमाम उन नेताओं को उस कार्यकारिणी, उस टीम से बाहर कर दिया गया है अभिषेक जी। लेकिन जब ये जेडीयू के आम कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, विधायकों में और सांसदों में ये मैसेज आएगा कि ललन सिंह का प्रभाव और अशोक चौधरी के प्रभाव को कम कर दिया गया है, तो जो दरबार इन नेताओं के यहाँ लगता है, दरबार जो इन नेताओं के घर पे लगता है, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, पार्टी कार्यकर्ता हो, वो भीड़ छटने लगती है कि भैया इनके यहाँ जाने से क्या फायदा, ये तो खुद अभी वर्तमान में पार्टी हाईकमान के नजर में गिर गए हैं, इनको दरकिनार कर दिया गया है। ये क्या हमें पार्टी में एडजस्ट करवाएंगे, ये क्या हमें विधायक की टिकट दिलवाएंगे, या क्या हमें ये राजनीतिक रूप से फायदा उठा सकते हैं। तो एक मैसेज दिया जाता है पार्टी कैडर में कि तमाम इन नेताओं का संबंध बीजेपी से इन दिनों गुपचुप हो रहे थे, मतलब क्या कहिए, दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं, रिलेशन अच्छे हो रहे थे जी, उनके साइज को कट कर दिया गया है। चलिए, अशोक चौधरी, अच्छा आप देखते होंगे कि इन दिनों जब नीतीश कुमार पटना से बाहर जाते हैं या पटना में ही मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हैं, तो क्या अशोक चौधरी को उनके साथ देखा जाता है? नहीं। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार पर किताब लिखी, उसमें मंच पर जेडीयू का कोई नहीं था सिवाय अशोक चौधरी के। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि क्या था। उदित नारायण झा जो सिंगर है वो थे। इसके बाद आपको, अब जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं जो अरुण गोविल हैं, जिन्होंने
नहीं नहीं, रामानंद सागर, उदित नारायण सुनिए, रामानंद उदित उदित नारायण नारायण का तो मान संभवी लीजिए, चौधरी, ऋषि जी, उदित नारायण संभवी चौधरी, अशोक चौधरी जब सब मंच पे मौजूद थे, तो मुझे उदित नारायण का गाया हुआ वो गाना याद आ रहा था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और पापा बेटी को सांसद बना देगा। उसमें आगे अगर जोड़ दें बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। अब मैं सबसे आश्चर्य तो मुझे तब हुआ अभिषेक जी, जो अरुण गोविल, मैं दावे के साथ कहता हूँ अरुण गोविल का नीतीश कुमार से कभी मुलाकात भी हुआ हो, और नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार नहीं, बाद में के मिलने बारे में गए थे। एबीसीडी की भी जानकारी हो, और उनको हम्म, आप बुलाते हैं। और जेडीयू के तमाम नेता पटना में मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, उनमें से किसी एक का भी मंच पर ना होना अपने आप में इंडिकेशन तो देता है, रीड करने वाले तो करेंगे ही। जी ऋषि जी, एक चीज बताइए, भाजपा के साथ सिंपैथी रखने वाले जदयू के 2 नेताओं के समर्थकों को दरकिनार किया गया। अब ये बात करीब करीब पुष्ट होती दिखाई दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हैं। कहा तो जा रहा है कि नीतीश कुमार का राजगीर का दौरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जो बन रहा है, खेल की सुविधाएं जो बढ़ाई जा रही है, उसके लिए हो रहा है। लेकिन जब बिहार में पॉलिटिकली इतना चार्ज्ड अप माहौल हो, इस ढंग से राजनीति चल रही हो फुल स्विंग पर, और उसमें नीतीश कुमार राजगीर पहुंच गए हैं, तो इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? नीतीश कुमार और राजगीर, ऋषि मिश्रा जी ही बताएंगे कि इसमें क्या देखिए, संबंध है। देखिए नीतीश कुमार जब जब राजगीर जाते हैं, बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि राजगीर गए हैं और उसके उनके और राजगीर से वापसी के बाद बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार में हुए हैं। यदि बिहार के राजनीति के इतिहास को टटोलिएगा, खासकर इन 20-25 साल पीछे की राजनीति को यदि आप टटोलते हैं, तो जब जब नीतीश कुमार राजगीर गए हैं, उसके बाद बिहार में नए राजनीतिक डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो क्या इस बार जब नीतीश कुमार राजगीर गए हैं, दूसरी तरफ ये देखिए तेजस्वी यादव का मौन धारण करना, वो भी तब जब राज्य जो है विधानसभा चुनाव के मोड़ पे खड़ी है। मतलब कुछ दिनों में संभावना ये है कि यदि फिक्स टाइम पे यदि बिहार विधानसभा चुनाव नहीं होती है, हो सकता है जनवरी और दिसंबर में चुनाव कराया जाए। ऐसे स्थिति में विपक्ष के सबसे बड़े नेता का चुप होना क्या इंडिकेशन देता है? क्या पर्दे के पीछे कुछ खेल चल रहा है? क्या नहीं, एक बात राजद के बताइए, एक बयान रणनीतिकार दिया और था जेडीयू के तेजस्वी यादव ने, रणनीतिकार के बीच में बातचीत चल रही है? ऋषि जी, एक बयान दिया था तेजस्वी यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कि नीतीश कुमार का चमचा बेलचा सब कथित तौर पर भ्रष्टाचार करके वो करता है, मतलब ट्रांसफर करता है। नहीं, डायरेक्ट नीतीश कल कुमार को नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पैसा लेते हैं, नीतीश कुमार भ्रष्ट है। ये बहुत कल बड़ा तेजस्वी इंडिकेशन है कि नीतीश कुमार पर अटैक नहीं, उनका चमचा बेलचा, ये शब्द का इस्तेमाल जो किया गया, ये क्या जाहिर करता है कि मतलब नीतीश कुमार तो ठीक है भाई, नीतीश कुमार ईमानदार राजनेता है, इस बात को तो इस देश में सभी मानते हैं। लेकिन जब मुख्य विपक्षी दल का नेता ही नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक ना करे, तो इसको क्या माना जाए? एक ऑप्शन तो लेके चलते हैं ना। भाई समान दोस्त का एक बेटा अगर ऑप्शन तो अटैक ना करे विपक्ष में रहते हुए, तो क्या माना जाए? ये कुछ ना कुछ तो संकेत मिलते ही है ना। यदि आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और इस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहा है। कल ही तेजस्वी यादव ने हालांकि सरकार पर हमला बोला है। जिस प्रकार से आरएस भट्टी की विदाई हुई है, आरएस भट्टी इतने तेज तरार आईपीएस अधिकारी, जब 90 के दशक में जब वो आए थे, बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ था, और सर्वप्रथम मेरे जिला में एएसपी के रूप में उनकी पोस्टिंग हुई थी। जी, मुजफ्फरपुर ने पहचान दी थी और भट्टी को। और एएसपी रहते हुए उन्होंने जो मुजफ्फरपुर के बाहुबलियों पे कार्रवाई किया था, अपराधियों पे कार्रवाई किया था, वो अपने आप में आज भी बिहार के लिए बेमिसाल है, मिसाल है। जिस प्रकार से उन्होंने शहाबुद्दीन पे कार्रवाई किया था, आपको याद होगा। तो तेजस्वी यादव ने कल बिल्कुल स्पष्ट तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, जिस प्रकार से आरएस भट्टी को फ्री हैंड नहीं दिया गया, आरएस भट्टी खुद सूची गृह विभाग को देते हैं कि इस आईपीएस की पोस्टिंग इस जिले में होनी चाहिए, और उनके सुझाव को दरकिनार कर दिया जाता है।
बिना चढ़ाना चढ़ावे, मतलब बिना चढ़ाना दिए यानी बिना पैसा दिए किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। ये तेजस्वी यादव का कहना है, मेरा कहना नहीं है। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बिना पैसे के लेन देन के बिना ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है। तो ये तेजस्वी यादव ने सरकार के सिस्टम पे जरूर हमला बोला है, मैं आपके बात से सहमत हूं, लेकिन नीतीश कुमार पे डायरेक्टली हमला नहीं बोला है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव एक ऑप्शन लेके चलते हैं कि यदि भविष्य में कुछ डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, तो चाचा से संबंध फिर से बनाए जा सकते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ऋषि जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ओबीसी के मुद्दे पर जो पार्लियामेंट में सोशल वेलफेयर की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जिसको आमतौर पर लोग ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी आजकल कहते हैं, उसकी पहली बैठक हुई है। उस बैठक में डीएमके के टीआर बालू, कांग्रेस के मणिकम टैगोर, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और जेडीयू के गिरधारी यादव ने गृह मंत्रालय से मांग की है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। और इंडिया गठबंधन के ज्यादातर इसमें लोग हैं, चाहे डीएमके के बालू हो या कांग्रेस के मणिकम टैगोर हो या टीएमसी के कल्याण बनर्जी हो। वो कल्याण बनर्जी वही कित 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 405 240 वही वाले। और उसमें गिरधारी यादव सुर में सुर मिला रहे हैं। मैं अभी की आपको बता रहा हूं, एक वरिष्ठ पत्रकार है अजय झा, उनका ट्वीट है, मैं आपको दिखा सकता हूं वो ट्वीट अपने दर्शकों को। ये खबर आ रही है कि डीएमके और मणिकम टैगोर और कल्याण बनर्जी के साथ साथ जातिगत जनगणना कराने की मांग जेडीयू के गिरधारी यादव ने की है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी है गिरधारी यादव, ये ध्यान रखिएगा। और बड़ा आश्चर्य सिर्फ जेडीयू के स्टैंड में नहीं है, आश्चर्य टीएमसी के स्टैंड में है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जब जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव पारित हो रहा था, मुंबई में खास करके जब प्रस्ताव पारित कराने की बात थी, उस वक्त बाहर जो खबरें छन कर आई थी कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच में इस मुद्दे पर मतभेद हो गए थे, जातिगत गणना के मुद्दे पर, जाति गणना के मुद्दे पर। तो अब सवाल है कि उनकी पार्टी के कल्याण बनर्जी और जेडीयू के गिरधारी यादव ये दोनों मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार पहुंच गए हैं राजगीर। ये क्या है? देखिए, जेडीयू का तो शुरू से स्टैंड रहा जातीय जनगणना को लेकर, पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो गिरधारी यादव ने जो स्टैंड लिया है उसमें मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे बीजेपी को परेशानी होगी यदि जेडीयू का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और जेडीयू ने पहले भी, अब देखिए बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ वो नीतीश कुमार के पहल पे ही हुआ। नीतीश कुमार ने पहल किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका सपोर्ट किया और बीजेपी की मजबूरी भी थी। यदि बीजेपी नहीं करती तो बीजेपी कम से कम जो ये जो पिछड़े की जो राजनीति करती है उसके सामने बीजेपी का जो चेहरा है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बेनकाब हो जाता, पर्दा हट जाता है उनके चेहरे से। तो अब ये सवाल उठता है कि इनके जो सहयोगी पार्टनर हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जेडीयू हो, जीतन राम मांझी हो या अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये तमाम लोग जो हैं जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं और इसके लिए वो केंद्र सरकार पे दबाव बना रहे हैं। अब यह बीजेपी को स्टैंड लेना है कि जातीय जनगणना को लेकर क्या स्टैंड है। और मैंने आपसे शेयर भी किया था कि कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर में ये खबर छपी थी कि सितंबर माह के लास्ट वीक से गणना, मतलब जातीय जनगणना नहीं लेकिन गणना शुरू हो सकता है। लेकिन गणना शुरू हो सकता है, क्या जातीय जनगणना शुरू नहीं हो सकता है? और जातीय जनगणना और रिजर्वेशन वाले मामले को जिस प्रकार से राहुल गांधी ने रखा है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान जरूर है। जी, आप और बता दीजिए गाये बगाए, एक लाइन खत्म करूंगा, गाये बगाए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिस प्रकार से राहुल गांधी इस विषय को लेकर एग्रेसिव है, और समय रहते हुए यदि तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में इनका राजनीतिक नुकसान इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उठाना पड़ेगा, खासकर बीजेपी को। जी, एक लाइन में हमारे दर्शकों को ऋषि जी बताइए, क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जाति गणना की बात पर स्टैंडिंग कमेटी में सुर मिलाकर नीतीश कुमार की पार्टी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, जिस बात की चर्चा है उस तरफ? देखिए, नीतीश कुमार का शुरू से स्टैंड क्लियर रहा है और नीतीश कुमार, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर नहीं, वक्फ बोर्ड वाले मामले में ललन सिंह ने तो पार्लियामेंट में कह दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
तमाम पूरी जो है पार्टी दूसरी तरफ। मुस्लिम नेता, तमाम मुस्लिम नेता जो है नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, और कहा जा रहा है कि पटना में परसों या कल तमाम मुस्लिम नेताओं ने ललन सिंह से मुलाकात की है नीतीश कुमार के पहल पे। नीतीश कुमार ने कहा है कि आप, ललन सिंह को कहा कि इन तमाम नेताओं को आप समय दीजिए। और अब ये चर्चा है, शायद सुपौल वाले जो सांसद हैं उस कमेटी के वही मेंबर हैं नेता है जेडीयू की तरफ लोकसभा से, में, वही लोकसभा में नेता है हाँ, दिलेश्वर कामत। दिलेश्वर कामत। तो उनको ये कहा गया है कि जेडीयू अपना पक्ष रखेगी, इन तमाम नेताओं का जो कंसर्न है, जब 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 ये स्टैंडिंग कमेटी की जब दोबारा बैठक होगी, उसमें जेडीयू इन तमाम नेताओं के कंसर्न को वहां रखेगी। तो जेडीयू का जो सामाजिक आधार है, पॉलिटिकल आधार, मैं बार बार कह रहा हूं, उससे वो यदि इतर होती है तो उसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी तो और वही काम कर रही आज है जो जनता दल आज यूनाइटेड के राजनीतिक आज आधार को नुकसान पहुंचे। और 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 आज और आज जेडीयू क्यों प्रासंगिक है बीजेपी मोदी के लिए? क्योंकि वो पिछड़ों के नेता है, और पिछड़ों के नेता नहीं ऋषि नीतीश जी, कुमार है। ऋषि जी, लेकिन बीजेपी तो वही काम बार बार कर रही है जिससे जेडीयू के सामाजिक आधार को, यदि वो बीजेपी के साथ रहती है तो नुकसान पहुंचेगा। चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना से पीछे हटने की बात हो, तमाम तो यही सारी चीजें हैं। देखिए, यदि जेडीयू कमजोर होगी, देखिए एलाइज पार्टनर है, और जेडीयू उधर कमजोर यूपी के होगी तो आप, मुख्यमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये सब तो नहीं, जेडीयू वाली लाइन की देखिए अलग वाली लाइन है। बीजेपी तो चाहती ही है कि हिंदुत्व पे, राष्ट्रवाद पे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो छौका है उस पर चुनाव हो, उस पे मेरा एजेंडा सेट हो। और दूसरी तरफ जो तमाम नेता हैं, इनके जो तमाम सहयोगी दल है जो हैं, उनका जो है अलग इक्वेशन है, कास्ट पॉलिटिक्स का इक्वेशन है। और नीतीश कुमार कोई बच्चे नहीं है, सातिर राजनीतिज्ञ है, मतलब सातिर कहना सब सही नहीं होगा, चतुर पॉलिटिशियन है जी। तो क्या नीतीश कुमार ये नहीं समझते हैं कि इन विषय को लेकर स्टैंड मेरा क्लियर नहीं होगा तो उनका आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक रूप से किस प्रकार से वो नुकसान उठाएंगे? तो नीतीश कुमार भी समझते हैं। और देखिए, और बीजेपी तो राष्ट्रीय फलक की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। यदि जातीय जनगणना और रिजर्वेशन को लेकर आपका स्टैंड क्लियर नहीं होगा तो इसका नुकसान आने वाले दिनों में आपको तमाम राज्यों में उठाना पड़ेगा, झारखंड में उठाना पड़ेगा, आपको महाराष्ट्र में उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ओबीसी कितना है, हरियाणा में देखिए ओबीसी कितना है जी। मध्य प्रदेश जैसे तो सबसे बड़े गढ़ में उठाना पड़ेगा। बीजेपी देखिए, नरेंद्र मोदी जो अच्छे अच्छे शब्दों को गढ़कर, अच्छे वक्ता जरूर हैं, अच्छे अच्छे शब्दों को गढ़कर जो वो पब्लिक को कंफ्यूज करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 4 वर्ग है, महिला, युवा और ये उससे अब नहीं काम चलने वाला है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आपके नस को पकड़ लिया है। आपने नरेंद्र मोदी की बात की, भैंस और मंगलसूत्र खोल के ले जाने वाला कहाँ गया? कौन खोल के ले गया? आपके घर भैंस उसको खोल के ले गया है तो बताइए भाई, कैमरे पे बता दीजिए। हमारे यहाँ तो भैंस है ही नहीं तो खोलेगा कहाँ से? तो मंगलसूत्र तो कोई नहीं ले गया, मेरी वाइफ का मंगलसूत्र है अभी, कल भी मैंने चेक किया है, मैं बराबर चेक करता रहता हूँ। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री यदि हमारे देश के चक्रवर्ती प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है तो उस बात में दम होगा। तो मैं दर्शकों को बताऊं, हर रोज मैं अलमारी खोल के चेक करके सोता हूँ कि भाई मेरे वाइफ का जो मंगलसूत्र कोई लेके भाग तो नहीं गया है, चैन जो ये लेके कोई भाग तो नहीं गया है। क्योंकि मोदी जी ये कहते आए हैं कि भैया आपके मंगलसूत्र ये राहुल गांधी ले जाएंगे। अब मैं कोई भी पैजामा कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति और जैसा राहुल गांधी जैसा कोई चेहरा यदि मेरे घर के आसपास दिखता है तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ, तो चाबी लेके अपनी जेब में रख लेता हूँ कि राहुल गांधी आ गए हैं, फिर कहीं ये लेकर जाएंगे। नहीं तो और ये कैंपस में टेम्पो वाला, भी है तो भैंसी भी पाल लीजिए एक आध। ये टेम्पो वाला अडानी अंबानी नहीं दिख रहे हैं। मोदी जी कहते हैं टेम्पो से जो पैसा मुकेश अंबानी भेज रहे हैं, अब फिर शादी में भी चले गए। ये टेम्पो कहाँ फंसा हुआ है? प्रधानमंत्री का ईडी सीबीआई इनकम टैक्स क्या कर रहा है, ये समझ से परे है। ये टेम्पो कौन से मुजफ्फरपुर का जिस प्रकार से ट्रैफिक सिस्टम है, यदि 0 माइल से आपको टावर जाना है तो 3 घंटा का समय लेके चलिए, जबकि वहां से वहां के डिस्टेंस मात्र 5 से 7 मिनट की है।
तो वो लगता है हमारे जी। 0 माइल मुजफ्फरपुर के जाम में फंस गया है वो टेम्पो, मुकेश अंबानी और अडानी वाला जो कांग्रेस को पैसा देने जा रही थी। जी, ऋषि जी ये बात बताइए, कांग्रेस को तो पैसा देने जा रही थी, ये बात मोदी जी कह रहे थे, अलग बात है कांग्रेस को दिया नहीं दिया है, टेम्पो कहाँ रह गया। अब तो टेम्पो में बैठने में भी डर लगता है कि कहीं पीछे कहीं पैसा-वैसा ना रखा हो, कल को कोई पकड़ ना ले कि पैसा वाला टेम्पो में कौन जा रहा है। नहीं, जब से उन्होंने कहा ईडी क्या कर लेकिन रही है? ईडी सीबीआई उस टेम्पो को क्यों नहीं पकड़ रही है? कांग्रेस के जो मुख्यालय है उस पे छापामारी क्यों नहीं कर रही है? ये टेम्पो वहां तो नहीं चलिए भाई अपर रोड। ऋषि जी, ऋषि जी यार शैम्पू से अच्छा, नहा ये के भैया टेम्पू पर आप चढ़ते हैं, सुनिए। ये कांग्रेस मुख्यालय कहाँ अकबर रोड में ही है ना? जी, ऋषि जी वहां टेम्पो अभी पहुंचा है आप कि नहीं? अभी अभी लग रहा है आपके बाल को देख करके, हेयर स्टाइल देख करके कि शैम्पू से नहा के टेम्पू में चढ़ने के लिए तैयार हैं आप। खैर, वो बात हम नहीं करेंगे, वो भोजपुरी गाने तक जो होता है वहीं तक रहने दीजिए। हम ये कह रहे हैं, आखिरी सवाल पर आ रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी की बात आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार राजगीर पहुंच गए, स्टैंडिंग कमेटी में जातिगत जनगणना की मांग उठा दी जेडीयू ने। कल कांग्रेस को चैलेंज कर दिया कि अपने अपने शासित राज्यों में कराइए। और आज की स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लगातार दैनिक भास्कर में खबरें छप रही है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रडार पर है। एक चैनल से बात करते हुए तारिक अनवर ने कहीं दिया था, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे, कि प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा है बिहार के, उनको संगठन का अनुभव नहीं है। तो क्या माना जाए, बिहार में कांग्रेस पार्टी जो बदलाव लाने की सोच रही है, वो बदलाव लालू यादव की सहमति से लाएगी, या कांग्रेस पार्टी ये करेगी कि हमारा आपसे अलायंस है, हम आपके गुलाम नहीं है और हम अपने आंतरिक फैसले अपनी मर्जी से लेंगे? क्या आपको लग रहा है? देखिए देखिए, एक बात तो क्लियर है कि तारिक अनवर जैसे वरिष्ठ नेता ने वर्तमान में जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। दूसरी बात, तमाम विधायक जो हैं उसमें से मेजोरिटी जो विधायकों की संख्या है वो अखिलेश सिंह के कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। और अखिलेश सिंह जो है, अखिलेश सिंह का यदि पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखें या डिसीजन देखें, तो वो खुद के मतलब व्यक्तिवादी सोच से ज्यादा प्रभावित हैं। वो नरेंद्र मोदी के अधिक करीब दिखते हैं। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी एक व्यक्तिवादी सोच के व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी ने जो डिसीजन ले लिया वो सबको मानना है। अच्छा, एक चीज ऋषि जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, डेमोक्रेटिक नरेंद्र सिस्टम मोदी में। की चर्चा करके मैं रोक रहा हूं आपको। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। 2004 में अखिलेश सिंह सांसद बन के दिल्ली पहुंचे, केंद्र में राज्य मंत्री बने शरद पवार के अधीन कृषि मंत्रालय में। और 2004 से 2024 के बीच मैं जानता नहीं हूं हकीकत क्या है, लेकिन 4 से 24 के बीच जिस प्रकार से कहा जाता है कि अखिलेश सिंह की संपत्तियां कथित तौर पर बहुत बढ़ी है, एफिडेविट के रूप में भी दिखता है कि दिल्ली में कहां-कहां और जगह कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिस ढंग से बढ़ी है, कभी अखिलेश सिंह के यहाँ ईडी को दौड़ते हुए नहीं देखा गया है कि ईडी का प्रेम पत्र अखिलेश सिंह को मिलता हो। क्या माना जाए इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मैं कि फिर कह रहा हूं अखिलेश कि मैं सिंह उन कोई ईडी का नेताओं। अधिकारी नहीं हूं कि मैंने अखिलेश सिंह की संपत्ति की जांच की है। जो लोग निजी तौर पर कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कथित तौर पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा 2019 में भी इन्होंने इस प्रकार का ही काम किया था अपने बेटे के लिए। उपेंद्र कुशवाहा से किस प्रकार से उन्होंने एक पर्दे के पीछे खेल किया और आरएसपी को अधिक से अधिक सीट दिलाने में अखिलेश सिंह की भूमिका थी। उससे भी खासे नाराज थे राहुल गांधी। राहुल गांधी 2019 के चुनावी नतीजे के बाद उन नेताओं से परेशान थे और उस नेताओं से खपाते जो अपने पुत्र के राजनीतिक भविष्य को संवारने में लगे हुए थे, तब जब उनको राज्य की जिम्मेवारी थी। जी। उसके बावजूद भी कांग्रेस उनको प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी देती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 या 3 जो विधायक कांग्रेस से गए हैं, ये इनके कार्य प्रणाली से क्षुब्ध होकर ही गए हैं। तमाम विधायक जो हैं इनसे नाराज हैं। और आप देखिए, जो लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो अप्रोच अपनाया, इनका एक ही ध्येय था कि उनके पुत्र आकाश सिंह को कैसे भी किसी भी जगह से टिकट मिल जाए। पहले वो नवादा से ट्राई करते हैं, फिर बेगूसराय से ट्राई करते हैं, मुजफ्फरपुर में भी वो विजेंद्र चौधरी को लूप में रखते हुए अपने बेटे के लिए भी मुजफ्फरपुर में ऑप्शन रखते हैं। बेतिया जहां कोई भूमिहारों की संख्या नाम मात्र की है, वहां भी वो ऑप्शन रखते हैं। तो अखिलेश सिंह के कार्य प्रणाली की जानकारी क्या पार्टी हाईकमान को नहीं है?
पार्टी ऋषि जी एक हाईकमान मिनट, कमान में हम आखिरी सवाल पे आ रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव है एक क्योंकि बात समय सुन तो सीमा को हम एक ब्रीच बात कर सुन चुके तो हैं जी। एक बात सुन तो लीजिए। आप बीच में ही बोल देते हैं, ये गलत बात है। जी तो आप ये जी सवाल फिर मत पूछा कीजिए, अब मेरा लय जी टूट ऋषि जी जाता है बोलिए। बीच बीच में, या जी कुछ बोल। तो क्या पार्टी हाईकमान को जो ये कर रहे हैं उसकी जानकारी नहीं है? कौन है दिल्ली दरबार में जो इनको बचाने में लगा हुआ है? और मैं कह जी रहा हूं दावे के साथ, यदि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं किया गया तो पार्टी को नुकसान बिहार में उठाना पड़ सकता है। आप देखिए ना, बिहार में नेताओं का फौज है, कार्यकर्ता न के बराबर है। जी एक लाइन का सवाल जी ऋषि जी, हम आपसे आखिरी सवाल ले रहे हैं। राजगीर तो नीतीश कुमार बहुत बड़ा स्टेडियम बनवा रहे हैं, राजगीर वो जाते हैं तो खेला होता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, स्वाभाविक है कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें खेला ही होगा। तो क्या वाकई राजगीर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो जो स्टेडियम बनवा रहे हैं उस स्टेडियम में खेला होगा, खेला होबे? और खेला तो होगा, स्टेडियम बना है तो खेला होने के लिए तो बना है। अब ये पूछिए पॉलिटिकली खेला होगा कि नहीं होगा। तो नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। अब राजगीर से आएंगे, हो सकता है कि बीजेपी का आउट कर दे, तेजस्वी यादव को गले लगा ले, हो सकता है कुछ ऐसा डिसीजन कल ही ले लें बोले हैं जिसका श्रवण अनुमान, कुमार, कल ही इसका श्रवण अनुमान कुमार ना बोले हैं हम कि लगा हम नहीं सकते हैं ना आप पलटते लगा हैं। सकते हैं। राजनीति कल ही में बोले कब हैं। क्या हो जाए, आपको ये विश्वास था कि चंपई सोरेन इस प्रकार के काम करेंगे? जिस चंपई सोरेन पे हेमंत सोरेन ने इतना विश्वास किया, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। कभी चंपई सोरेन सपना में भी देखे होंगे कि झारखंड का वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो राजनीति में वफादारी कब गद्दारी में बदल जाता है ये कहा नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी खबर ये है, थोड़ा मैं दर्शकों को शेयर कर दूं, चंपई सोरेन ने ये झारखंड सरकार पे आरोप लगाया है कि दो स्नूपिंग हो सब रही है। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी उनका स्नूपिंग कर रहे थे, होटल से लेके एयरपोर्ट और प्लेन तक। जिस प्लेन से वो दिल्ली आते हैं वहां भी वो उन दोनों की उपस्थिति होती है। होटल ताज में वो ठहरते हैं, होटल ताज में भी उनकी उपस्थिति होती है। और हेमंत विश्व शर्मा ने इसको लेकर बयान दिया है कि झारखंड सरकार चंपई सोरेन की जासूसी करवा रही है। हालांकि झारखंड सरकार का स्टैंड आ गया है कि उनके सुरक्षा में ये दोनों तैनात थे। तो ये बड़ा है, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। और एक खबर और बता दूं, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे भेज दिया गया है, सीआईएसएफ के नए डीजी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के अगले डीजीपी कौन होंगे? तो 3 नाम प्रमुखता से चल रही है। एक आलोक राज हैं जो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। एक विनय कुमार हैं, शायद 91 या 92 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और शोभा औतकर जो 90 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दरभंगा इन्हीं की तीनों का एसपी नाम थी, प्रमुखता से चल रहा है। और इन तीनों दरभंगा का की नाम एसपी मुझे थी, लगता है अली कि अशरफ फातमी से इसमें विवाद हुआ इसमें था। इसमें 3-4 और नाम जोड़ के यूपीएससी को भेजा जाएगा। वहां से जो 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होके आएंगे, उन 3 नामों पे नीतीश कुमार फिर विचार करेंगे। लेकिन संभवतः मुझे लगता है कि विनय कुमार या आलोक राज बिहार के अगले डीजीपी होने जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। व्यक्तिगत तौर पर मेरी राय यही है कि ये यूपीएससी और डीओपीटी से जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सिलेक्शन होने वाली परंपरा है, ये निश्चित तौर पर राज्य सरकार के अधिकारों पर कुठाराघात है। और ये चीजें जो अब हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो सीनियर मोस्ट बैच है, जो राज्य में जिस सीनियर मोस्ट बैच का अधिकारी रिटायर नहीं हुआ है, उसे ही बनाना चाहिए। खैर, चलते चलते जो बात ऋषि जी ने कही, मैं फिर उसी बात पर आपको लेकर आता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार राजगीर में स्टेडियम तो बनवा रहे हैं। अब खेला राजगीर में होगा स्टेडियम के अंदर, या खेला राजगीर से लौटने के बाद होगा, ये अब हम समय के ऊपर छोड़ देते हैं। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। स्टेडियम बन रहा है तो खेला जरूर होगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो खेला जरूर होगा। और खेला होगा तो फ्लड लाइट भी लगेगी, दर्शक भी आएंगे। ये अलग बात है चीयर लीडर्स आईपीएल होगा कि नहीं होगा, चीयर लीडर्स होंगी कि नहीं होगी, लेकिन राजनीति में चीयर लीडर्स की कमी इस देश में आपको नहीं है। खेल वाले चीयर लीडर्स को लोग मात दे देंगे, राजनीति में इतने चीयर लीडर्स हैं। जी ऋषि जी, संक्षेप में। खेला होगा तो हो सकता है कि राजभवन में फिर कुर्सियां भी लगे। खेला होगा तो हो सकता है कि
राजभवन में फिर से शपथ दिलवाया जाए। खेला होगा तो हो सकता है कि नए 2-3 लोग डिप्टी सीएम बन जाए। खेला होगा तो तमाम बहुत खेला हो सकते हैं। खेला राजगीर के स्टेडियम में होगा तो इधर पटना के राजभवन में भी हो सकता है। तो ये भी समझिए। स्टेडियम बना है जी, स्टेडियम बना है तो खेला होगा। इसी नोट पर ऋषि मिश्रा जी, हम अपने दर्शकों से विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर बिहार की ताजा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ हम कल पुनः हाजिर होंगे अपने दर्शकों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार।